जय हिंद, वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। बच्चों, हमने अभी तक स्ट्रिंग वेव के आपके पास 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करें स्ट्रिंग वेव का लेक्चर 8। इस वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही सिंपल सी बात करेंगे और वो आपको दिखेगा भी, मतलब अगर आपको ना पढ़ाया जाए तब भी वो चीज़ आपको चमकती है। पर कुछ कुछ इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कई बार आ जाते हैं तो हम उसको भी सोल्व आउट करेंगे। हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स की। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, तो हम इंटरफेरेंस, बहुत सारी वेव्स अगर इंटरफेयर कर रही है तो हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे। अभी इंटरफेरेंस वाला पार्ट हम 3 जगह पे पढ़ते हैं। स्ट्रिंग वेव में पढ़ते हैं, साउंड वेव में पढ़ते हैं, और अगर आप जाएंगे 12th क्लास के अंदर तो वहाँ पे एक वेव ऑप्टिक्स करके चैप्टर है, उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। वो पूरा चैप्टर ही सिर्फ आपके पास में इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है। तो हम 3 जगह फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं इंटरफेरेंस को। तो इंटरफेरेंस आपके पास कहीं से भी उठ के आ सकता है। सबसे ज्यादा केसेस रहते हैं कि वेव ऑप्टिक्स से वो आए, वाईडीएससी का सवाल आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से मतलब रेयर आता है, कम आता है, फिर भी एक बार हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। मैंने आपको बताया भी, मैं बता देता हूँ स्ट्रिंग में सवाल कहाँ से आता है। अगर आप प्रीवियस से उठा के देखेंगे तो एक तो आता है इक्वेशन से सवाल आता है आपके पास में, ठीक है। एक इंटरफेरेंस के अंदर इक्वेशन से मतलब वाई नेट निकालने वाला सवाल आएगा, वो जो हम इस वाले बात करेंगे। एक वेव वेलोसिटी वाला सवाल आ सकता है आपके पास, जो हमने वेव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट किया था। एनर्जी का सवाल बहुत ही रेयर है, नहीं पूछेगा आपके पास। या फिर इस वाले स्ट्रिंग के बिल्कुल लास्ट में अगर आप चलेंगे तो हार्मोनिक्स का पार्ट है, वहां पे आ सकता है। पर मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं क्रैश कोर्स चल रहा होता तो मैं आपको सिर्फ उतनी चीजें करवाता कि जिससे सवाल आ सकता है। पर अभी हमारे पास में आप 11th में हैं तो आपको पूरा ब्रॉड व्यू देना जरूरी है चीजों का, तो उस वजह से दिया जा रहा है। देखिए, हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव की। इंटरफेरेंस वर्ड इज ए कॉमन वर्ड। इंटरफेरेंस जैसे हम बोलते हैं इंटरफेयर करना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, तो मतलब हम बोलते रहते हैं ना स्टेट में कि डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। आजकल तो पढ़ी लिखी दुनिया अपने पेरेंट्स को बोल देती है डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, नाउ आई एम 18+ अभी कुछ, मतलब आप समझ पा रहे। इंटरफेयर वर्ड इज कॉमन वर्ड, मतलब आप किसी में दखलंदाजी ना करें। अगर आप बोले डोंट इंटरफेयर मतलब आप किसी की लाइफ में दखलंदाजी ना करें, ये मतलब होता है। अगर मान लीजिए कोई इंटरफेयर कर रहा है मतलब वो उसकी लाइफ में जाके इंटरफेयर कर रहा है, मतलब उसमें दखलंदाजी कर रहा है, ऐसा ही बोलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। सेम कंसेप्ट वेव्स के अंदर है। मान लीजिए एक वेव कुछ चल रही थी आपके पास, मस्त एक वेव जा रही है, दूसरी वेव उसके पास में आ रही है, उसके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है आपके पास, वो उसके पास आ रही है ऐसे, तो उसके वेव के अंदर वो इंटरफेयर करेगी आपके पास। समझ में आ रहा है? तो जब दो वेव, जैसे एक वेव मान लीजिए यहाँ से आ रही है, एक वेव ऐसे यहाँ से आ रही है, ये दोनों आपस में मिलेगी तो कुछ कुछ इसमें बीच में इंटरफेरेंस होगा, बिकॉज एक वेव अपने मस्त चल रही थी, दूसरी मस्त चल रही थी, पर अब दोनों आ गई तो इसने इसमें इंटरफेयर किया, इसने इसमें इंटरफेयर किया, तो इंटरफेरेंस है आपके पास में। तो इंटरफेरेंस का आइडिया तो हमें लग रहा है भाई साहब कि जब जैसे एक रस्सी में, मैं समझाता हूँ एक बात। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे आपके पास में एक स्ट्रिंग है ऐसे, इसमें से एक वेव कुछ ऐसे चल रहा है आपके पास और दूसरी वेव ऐसे कुछ यहाँ पे चल रही है आपके पास। क्लियर? अब अगर ये इंटरफेयर करेगी तो क्या होगा आपके पास में, कहीं भी ऐसा पॉइंट आएगा, ये आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पहले वाली वेव कुछ ऐसी रहेगी होगी आपके पास। ये पहले वाली वेव बना दी हमने, और दूसरे वाली वेव कुछ ऐसी रही होगी, मान लीजिए ये कुछ यहां तक पहुंची है आपके पास में। तो अब क्या होगा, इन दोनों की वजह से कोई नई टाइप की वेव बनेगी आपके पास में। वो कुछ कैसी बन जाएगी, ऐसी वेव बन जाएगी, मतलब कुछ और शेप आपके पास में, ये कुछ ऐसे करके, कुछ यहां से ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसी वेव बन जाएगी आपके पास में। तो समझ में आ रहा है अगर दोनों वेव्स आपके पास में इंटरफेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नई वेव आपके पास में फॉर्म होगी। तो इंटरफेरेंस समझ में आ गया आपको? क्या मतलब है कि दो वेव्स आपके पास में आ रही है और वो एक दूसरे से मिल रही है, तो ये आपके पास में इंटरफेरेंस है। अब दो वेव्स वो हो सकती है दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूं ना, आपको फील आएगी। एक खाली तालाब था ऐसे, बिल्कुल शांत पानी था आपके पास में, तालाब एक पॉन्ड के अंदर बिल्कुल शांत पानी था आपके पास में, डिस्टर्बेंस नहीं है वहां पे। अब आपने क्या किया, एक पत्थर मारा, एक पत्थर तो वेव जनरेट होगी। जहां पे पत्थर मारा फिर आपने क्या किया, जैसे वेव जनरेट होनी शुरू हुई आपने एक और पत्थर मारा थोड़ा सा उस तरफ, जैसे एक पत्थर यहाँ पे मारा दूसरा यहाँ पे मारा, अब दोनों से वेव जनरेट हो रही है, यहाँ से भी वेव जनरेट हो रही है, यहाँ से भी वेव जनरेट हो रही है। समझ में आ रहा है? जैसे पॉन्ड था, इस पॉन्ड में इधर पत्थर मारा ऐसे वेव जनरेट हो रही थी, इसमें इधर मारा इसमें ऐसे जनरेट हो रही थी। अब ये दोनों आपके पास में ऐसे मिलेगी तो कुछ नई वेव आपके पास में फॉर्म करेगी, बिकॉज इधर से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, इधर से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये दोनों मिलेगी। अब इन दोनों वेव्स का मिलना ही क्या कराता है आपके पास में, इंटरफेरेंस कराता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। सबसे पहले आप इंटरफेरेंस के अंदर लिखेंगे, मैं आपको लिखवा रहा हूं थ्योरी, हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। इंटरफेरेंस ऑफ वेव के अंदर, when two or more waves passes through same region, when two or more waves passes through same region simultaneously, we say that wave interfere or interference of waves take place. कुल मिला के जब दो वेव्स आपस में मिलती है, चाहे वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो जब आपस में मिलेगी आपके पास में, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। लिख लिया आपने, वो वापस रिपीट कर रहा हूं, व्हेन टू और मोर वेव्स पासेस थ्रू सेम रीजन
simultaneously we say that the wave interfere or interference of wave takes place. क्लियर है ये बात? इंटरफेरेंस समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, दो वेव्स कोई आपके पास में आ रही है, जैसे ये वेव आ रही है, ये वेव आ रही है, तो कहीं पे आके दोनों आपस में मिलेगी, जब वो मिल रही हो तो उस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस बोलेंगे। अब जब ये वेव मिलती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या होता है उस वाले केस में, वो समझा जाता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप कॉपी में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये क्या बोलता है? ये बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये ऐसे बोलता है कि मान लीजिए यहां पे ऐसे ये वाली वेव आ रही है आपके पास में, और इधर ऐसे एक दूसरी वेव आ रही है आपके पास में, सही? क्लियर? अब देखिए यहां पे कोई पोजीशन फिक्स कर लेते हैं, इस वाले पोजीशन में जब दोनों वेव साइड मिलेगी तब हम ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा किसी टाइम पे इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट था यहां पे, जैसे ये वाली वेव जब यहां पे आई तो इस वाली वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट था, वो कितना था? y1 था। ये वाली वेव जब यहां पे आई होगी तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया होगा ना इस वाले पॉइंट का, तो मान लीजिए किसी एक फिक्स इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू कुछ y1 थी, जो डिस्टर्बेंस इस वेव की वजह से आया आपके पास में, मतलब जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आया मीन पोजीशन से इस वाले पॉइंट का, वो y1 आया किस वेव की वजह से? इस वाली वेव की वजह से। सिमिलरली अगर ये वाली वेव यहां पे आती है आपके पास में, तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना आता आपके पास? दैट इज y2 आता, मान लीजिए। ऐसे समझिए कि यहां पे आप ऐसे मानिए ये पानी है ना, ऐसे यहां पे पानी है आपके सामने, और यहां पे एक ऐसे हमने एक थर्माकोल रखा हुआ है, थर्माकोल या फिर कोक रखा हुआ है ना, आपने एक पानी में एक वेव आई, ऐसे ऐसे करते वेव आई, तो जब इधर से जब वेव आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 1 mm। जैसे एक बार एक वेव आती है तो उस वेव की कोरस्पॉन्डिंग किसी फिक्स टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? 1 mm। क्लियर? ठीक है जी। अब एक वेव वहां से आ रही है मान लीजिए, अब जब ये वाली वेव आती है तो सिर्फ जब ये वाली वेव आती है तो इसके डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2 mm। जब अकेली ये इधर वाली वेव आती है तो डिस्प्लेसमेंट होता है 1 mm, जब सिर्फ ये वाली वेव आती है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2 mm। अब सोचिए दोनों एक साथ आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3 mm। सिंपल सी बात है, यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? अगर दो वेव आपके पास में इंटरफेयर कर रही है, अब जिस वाले पॉइंट पे जहां पे इंटरफेयर कर रही है वहां पे अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट चेक करना है तो क्या कीजिए? सबसे पहले पहले वाली वेव की डिस्प्लेसमेंट चेक कर लीजिए, फिर दूसरे वाली वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट चेक कर लीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? ये कुछ ऐसा फंडा है, मान ले ये यहां पे ऐसे एक वेव आती, अगर वो वाली वेव इस मार्कर को 1 mm उठाती है, वो वाली वेव इसको 2 mm उठाती है, और दोनों अगर एक साथ आएगी टोटल कितना उठा देगी? 3 mm। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिर्फ यहीं पे यूज हो रहा है, और बहुत सारी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होता है आपके पास में, बहुत सारी जगह पे मतलब हम इसको यूज कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि जब आपको किसी का नेट इफेक्ट देखना है तो पहले एक की वजह से देख लो, फिर दूसरे की वजह से देख लो, और फिर दोनों को जोड़ दो। दिस इज नेम्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ऐसा नहीं सिर्फ वेव के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और बहुत सारी जगह पे आप इसका नाम सुनेंगे। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जब आपको किसी दो चीजों का नेट इफेक्ट देखना है तो पहले एक की वजह से देखो, फिर दूसरी वजह से देखो, और फिर दोनों को जोड़ दो। दैट विल बी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये अब आप देखते हैं, अब ये क्या बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? दैट इज वाई नेट किसके बराबर होगा आपके पास में? y1 प्लस y2। वाई नेट किसके बराबर होगा आपके पास में? y1 प्लस y2। मतलब अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आप जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उन सबको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ये आगे भी कैरी ऑन होता रहेगा ऐसे, अगर आप आगे देखें y3 ऐसे ऐसे करते करते, यदि आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, y नेट इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ y, n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक yn। जैसे क्या बन जाएगा? दो वेव्स है आपके पास में तो क्या आ जाएगा? y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। 3 है तो y1 प्लस y2 प्लस y3। बात समझ में आ गई? चाहे तो आप सिंपल अपनी भाषा में लिख सकते हैं इस बात को, क्या कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ये बताता है कि अगर आपको किन्हीं 2-3 की वजह से नेट इफेक्ट देखना हो तो पहले एक की वजह से देखो, फिर दूसरी की वजह से इफेक्ट देखो, फिर तीसरी वजह से देखो, और सबको जोड़ दो। ठीक है। अब मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, आप लिख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए। बात समझ में आ गई होगी आपको? स्टेटमेंट लिखिए। व्हेन टू और मोर वेव्स साइमल्टेनियसली, व्हेन टू और मोर वेव्स simultaneously passes through a point, when two or more waves simultaneously passes through a point, the disturbance of the point is given by sum of disturbance each wave, sum of the disturbance each wave
वुड प्रोड्यूस इन एब्सेंस ऑफ अदर वेव। रिपीट कर रहा हूं, when two or more waves simultaneously passes through a point, the disturbance at a point is given by sum of the disturbance each wave would produce in the absence of other waves। सीधी भाषा में समझे तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि अगर मान लीजिए 3-4 वेव को आपको इंटरफेयर करवाना है, फिर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट देगा, सर एक की वजह से देख लो, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथी, इन सबको फिर फाइनली जोड़ दो तो आपको वाई नेट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दो कंसेप्ट हमने पढ़े थे। इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर कहीं से दो वेव्स आके मिल रही है तो प्रोसेस है आपके पास में इंटरफेरेंस। अच्छा, ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, तो इंटरफेरेंस क्या फॉलो करता है, इंटरफेरेंस फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये बात लिख लीजिएगा, इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। तो मान लीजिए कभी आपको वाई नेट निकालना हो तो पहले y1 लिखिए, y2 लिखिए और उन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके थोड़े से सवाल किस तरीके रहते हैं वेव फॉर्म वाले, वो थोड़ा देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल रहते हैं वो, आप ये दोनों बातें आपने छाप ली, थोड़ा सा आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सवाल आपके सामने है और बहुत ही सुलझा हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है और कई बार ये पूछ भी लेता है ना आपके पास में। जेई में खासकर ज्यादा पूछता है, नीट में थोड़ा कम पूछने के चांसेस है इसके। फिर भी मैं बताऊं, पर है बहुत सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको बेसिक ज्ञान भी होगा चीजों का, तब भी आप इस सवाल को कर पाएंगे। सवाल आपके सामने है, इसमें दो वेव्स है, एक वेव यहाँ पे बनी हुई है, एक वेव ऐसे यहाँ पे बनी हुई है। ये दो वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। ये किसी इंस्टेंट के ऊपर है, ये एट t इज इक्वल टू 0 है आपके पास। एट t इज इक्वल टू 0 वेव फॉर्म कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, ये वाला भी आगे चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये भी आगे चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद में क्या होगा? नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद में ये जो लूप है आपके पास में कितना आगे चल जाएगा? ये जो आपके पास में वेव फॉर्म है ये 5 मीटर आगे चला जाएगा। बिकॉज आप पूछ रहे कितने टाइम बाद है, 1 सेकंड के बाद में, तो 1 सेकंड में 5 मीटर आगे चल जाएगा। तो ये वाला लूप जब 25 और 35 के बीच में है, ये आगे चल के यहाँ पे चला जाएगा 20 और 30 के बीच में। सिमिलरली अगर आप पूछेंगे सर 1 सेकंड बाद में इसका क्या होगा, 1 सेकंड बाद में ये आगे चला जाएगा, अभी ये 0 और 5 के बीच में, फिर चला जाएगा 5 और 10 के बीच में। अब मैं पूछूं, बताओ कि 2 सेकंड के बाद वेव फॉर्म कैसा होगा? 2 सेकंड्स के बाद में, तो 2 सेकंड बाद मतलब 2 सेकंड में कितना चल जाएगा? 10 मीटर चल जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे पहुंच जाएगा 10 मीटर आगे, 25 की जगह 15 पे पहुंच जाएगा और 35 वाला 25 पे पहुंच जाएगा। क्लियर? और ये अगर 10 सेकंड पे देखेंगे तो ये 10 सेकंड पे 10 मीटर आगे चला जाएगा आपके पास, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो देखिए ये वाला कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये वाला वेव फॉर्म कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब भी दोनों जस्ट इंटरफेयर होना शुरू करेंगे। t इज इक्वल टू सेकंड के बाद में दोनों जस्ट इंटरफेयर होना शुरू करेंगे, उससे पहले इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस तब है जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो मिलने के बीच में डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में? ये डिस्टेंस है आपके पास में 20, कितनी है 20, और वी रिलेटिव कितना है आपके पास में? वी रिलेटिव है 10। वी रिलेटिव मैं दोनों बड़ी चलिए मैं पूछूं कितने टाइम बाद में इंटरफेरेंस शुरू होगा, तो आप क्या बोल सकते, इनके बीच जो सेपरेशन है दैट इज 20 मीटर और वी रिलेटिव कितना है 10 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। नहीं तो आप फिर भी कर सकते थे 2 सेकंड बाद में ये 10 मीटर चला जाएगा, तो ये यहां पे पहुंच जाएगा और ये वाला कुछ यहां पे पहुंच जाएगा, इसके जस्ट बाद में दोनों इंटरफेयर होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हमने सबसे पहले पूछा, हमें समझ में आ गया कि आफ्टर, ये अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, सवाल खत्म। सवाल में बस हम चीजें बात करते रहेंगे और लिखते रहेंगे, ऐसे प्रॉब्लम की तरह नहीं लिखेंगे इसको हम, बस हम बात करते रहेंगे। अच्छा इसको बताओ वो हम करते रहेंगे। तो अब कितने टाइम बाद में इंटरफेरेंस शुरू होगा? आफ्टर t इज ग्रेटर देन 2 सेकंड इंटरफेरेंस विल स्टार्ट। क्लियर? अब हमसे बोला गया वेव फॉर्म बनाना ना, अभी हम क्या करेंगे बच्चों? वेव फॉर्म बनाएंगे। तो अगर मैं देखूं वेव फॉर्म एट, हमें निकालना है वेव फॉर्म कब? एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t इज इक्वल 2 सेकंड में वेव फॉर्म बताओ कैसा बनेगा? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसको बनाओ, ये कहां पे होगा? सबसे पहले लाइन बना दो ऐसे, दिस लाइन ऐसी थी आपके पास, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर ये चला जाएगा 10 मीटर आगे, तो यहां पे शुरू हो जाएगा ऐसे, ये इधर ऐसे, और ये कुछ ऐसे चला जाएगा आपके पास, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 15, और ये कितना आ गया आपके पास? 2 mm। फिर ठीक है, 2 सेकंड बाद में इसको देखेंगे तो 2 सेकंड भी चला जाएगा, 10 मीटर आगे चला जाएगा, तो यहीं पे पहुंच जाएगा ये, और ये वाला कुछ ऐसे पहुंच गया आपके पास। दिस इज 1 mm। ये बच्चों वेव फॉर्म बनाया है, तो ऐसी रस्सी कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, ऐसी, समझ में आ रहा है? ऐसी कुछ शेप बनेगी। अभी तक इंटरफेरेंस शुरू नहीं हो, जस्ट अभी होने वाला है। अच्छा अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम 1 सेकंड और आगे लेके चलते हैं। अगर हम बात करें वेव फॉर्म एट
वेव फॉर्म एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर आप t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में देखते हो तो इसमें इन दोनों में इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अब इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो जो रस्सी दिखाई दे रही होगी ना ही इसकी जैसे दिखाई दे रही होगी ना ही इसकी जैसे दिखाई दे रही होगी, इन दोनों में रिजल्टेंट दिखाई दे रही होगी। अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वैसा दिखाई देगा ना। अब वो रिजल्टेंट वेव कैसे बनाए, पहले दोनों को अलग अलग बना लो फिर उनको जो ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, 3 सेकंड सबसे पहले इसको बनाया, 3 सेकंड बाद में इसका क्या होगा, तो 3 सेकंड बाद 15 मीटर आगे चला जाएगा। 15 मीटर मतलब 5 10 15 ये यहां पे आ जाएगा कुछ आपके पास। सबसे पहले रस्सी बना ली, देखना कितना आसान है ये। हम इसको प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से करेंगे। सबसे पहले एक को बनाएंगे फिर दूसरे को बनाएंगे फिर दोनों रिजल्टेंट बनाएंगे। थोड़ा नीचे बना देते हैं, रिजल्ट थोड़ा ऊपर जाएगा, यहां बना देता हूं। अच्छा सर इसको देखा फिर कितना 15 मीटर, 5 10 और 15 यहां पे चला गया 10 पे। ये कुछ कहां पे आ गया था आपके पास में, ये 15 ना, ये आपके पास में 10 था। तो यहां पे देखेंगे तो ये तो आ जाएगा 15 मीटर आगे। 15 मीटर तो 10 से शुरू हुआ ऐसे, ये 10 है आपके पास और खत्म कहां पे होगा, 2 के बाद में 20 पे ऐसे खत्म हो जाएगा। ये इसको ऐसे यहां पे बना दिया, ये 20। ये वेव फॉर्म नहीं है, ये हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक को बनाया है। अच्छा इसको देखता हूं, ये कितना चला जाएगा आपके 15 मीटर आगे चला जाएगा। 15 कहां पे है, 5 10 और 15 तो ये 20 पे पहुंच जाएगा। और दूसरे वाली वेव अगर आप देखें तो वो कुछ ऐसी बन गई आपके पास। दूसरी वेव कैसी बन गई, ऐसी बन गई। समझ में आ रहा है। अब हमें ये वेव 1 है, ये वाली वेव 2 है, ये दोनों बन गई, पर जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का सुपरपोजिशन से बनेगा। देखिए ये वाला 1 mm था आपके पास और ये वाला 2 mm था। अब बच्चों सही ढंग से सुनना, इसी में सारी कहानी है आपके पास। देखिए यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो y1 कितना, y1 0, बिकॉज इसकी वजह से यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है इस वाली वेव की वजह से। पहले इसको नाम अगर मैं वेव 1 नाम दे, इसको a वेव का नाम दे दूं, इसको b वेव का नाम दे दूं, तो ये a वेव यहां पे है आपके पास। तो a वेव की वजह से इतने पार्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ इतने पार्ट में है, ठीक है। और b की वजह से इस पूरे में है। तो आप देखिए इतने रीजन में जो वेव बन रही है, इतने रीजन में जो वेव बन रही है वो सिर्फ इसकी कोरस्पोंडिंग बन रही है, b की कोरस्पोंडिंग। तो b कोरस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा, y1 प्लस y2 किया ना। तो इतने रीजन में अगर आप देख रहे हैं तो y नेट कितना हुआ आपके पास, y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y1 की वैल्यू है y1 सॉरी ya yb कर देता हूं, y ड्यू टू a ड्यू टू b। y ड्यू टू a कितना है 0 और y ड्यू टू b कितना है 2 mm। तो यहां पे कितना बनेगा 2 mm बनेगा। मतलब इतने पार्ट की वेव तो ऐसे ही रहेगी यहां तक। तो फिर सिर्फ इतने से रीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है, बाकी रीजन में तो हो ही नहीं रहा। यहां पे सिर्फ एक ही वेव है, यहां पे ये दोनों वेव्स हैं। अच्छा अब यहां पे देखता हूं, अगर आप इस वाले रीजन में देखेंगे y नेट तो आप लिखेंगे ya प्लस yb। और यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू a कितना है 1 mm, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू b कितना है 2 mm। तो यहां पे कितना बचा टोटल 3 mm। तो ये वाली जो रस्सी है वो यहां से ऐसे 3 mm हाइट पे होगी, ऐसा बनेगा फाइनल वेव। तो ये जो ब्लैक से बनाया गया था वो इंडिविजुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट बनाया गया। फिर आपने क्या किया, और फिर उसके बाद में हमने ये किया कि जब दोनों हमें मिल गया तो फिर हम दोनों को ऐड करके ये बना। तो ये फाइनल वेव है, ये हमारा जवाब है, ये फाइनल वेव है। ये ब्लैक वाला जवाब नहीं, वो सिर्फ हमने बनाने के लिए, हमें पता था प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगेगा तो पहले एक को बना लेता हूं फिर दूसरे को, फिर दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड किया तो ऐसा बन गया। तो कुछ ऐसा वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज 3 mm। तो कभी ऐसा सवाल आए तो पहले आप एक को बना लीजिए फिर दूसरे को बना लीजिए फिर दोनों को ऐड करके जो फाइनल वेव बनेगी दैट विल बी योर आंसर। कर पाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको छापिए फिर अपने थोड़ा और आगे बात करते हैं इसके ऊपर। बच्चों एक सवाल है आपके सामने, ये सवाल तो क्या खेल ही है ना, आपके पास यहाँ वेव फॉर्म बनाइए और आप ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है बिल्कुल। फिर भी हम इसे कर लेते हैं क्योंकि एक बार इसका सवाल देख लेता है, आपके पास में आ जाता है सवाल इसका। आपको क्या बोला गया, दोनों वेव्स दिखाई गई, दोनों की स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इंडिविजुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट भी आपको गिवन है। आपसे बोला गया फाइंड द टाइम आफ्टर विच इंटरफेरेंस विल स्टार्ट। सबसे पहला सवाल कितने टाइम बाद में इंटरफेरेंस स्टार्ट होगा, ये तो आप ओरली बता सकते हैं वैसे, करिए इसको। फिर पूछा गया वेव फॉर्म बना के दिखाइए 1 2 और 3 पे, और अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो पूरी नेट वाली वेव बना के दिखानी है ना। करके बताइए बच्चों ये सवाल, क्या आपका जवाब आ रहा है इसके अंदर। हाँ भी हुआ, ठीक है। तो हम बोलेंगे टाइम देखते हैं पहले, कितना टाइम आपके पास में लगा होगा जिसके बाद इंटरफेरेंस शुरू होगा। तो कितना सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में, सेपरेशन है आपके पास में दिस इज 15 मीटर का सेपरेशन है ना आपके पास, दिस इज 15 मीटर सेपरेशन। और वी रेटिव कितना है आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड। जब दो चीज चलती है तो हम रेडियो मोशन से करते हैं ना, तो सेपरेशन है आपके पास 15 मीटर।
और जो रेडियोसिटी है वो है 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम जो आपके पास मिल जाएगा, टाइम जिसके बाद इंटरफेरेंस शुरू होगा, दैट विल बी, डिस्टेंस कितना है आपके पास 15 मीटर डिवाइड बाय वी रिलेटिव आया आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड। जो टाइम आपके पास में आएगा दैट विल बी 3/2 सेकंड, 3/2 सेकंड। 3/2 सेकंड के बाद में आपके पास इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपसे बोला गया कि t इज इक्वल टू 1, 2 और 3 सेकंड पे वेव फॉर्म कैसे, तो t इज इक्वल टू 1 पे तो इंटरफेरेंस शुरू ही नहीं होगा, दोनों वेव्स डिफरेंट होगी। तो हम उसको बना देते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें t इज इक्वल टू 1 की, तो हमने यहाँ पे ऐसे रस्सी बना दी। देखिए ये 1 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा, 5 मीटर आगे चला जाएगा, 20 पहुंच जाएगा। इसका ये वाला एंड कहाँ पे पहुंच जाएगा, 30 पे पहुंच जाएगा। क्लियर। और इसके बीच में ऐसे वेव फॉर्म बना दो अपनी, मस्त अपनी वेव फॉर्म है। यहाँ पे रस्सी नहीं है तो इसको डॉट 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 कर दो। और ये डिस्टेंस कितनी है आपके, ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 2 mm। अच्छा इसको भी 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर आगे चलेगा तो 15 पे पहुंच जाएगा। और इधर एंड कहाँ पे होगा, ये 5 पे एंड होगा आपके पास, तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। दिस इज 1 mm। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों अलग अलग है आपके पास में, ये अलग है और ये अलग है। इधर ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये भी इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो देखिए अभी इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं, अभी तक दोनों वेव्स दूर दूर है। और वो हमें वहां से भी समझ में आया था कि अभी जो टाइम है वो 3/2 सेकंड से कम है, तो इंटरफेरेंस नहीं हुआ। तो ये आपके पास वेव फॉर्म है एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, दैट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। t इज इक्वल टू 2 सेकंड को स्पोर्टिंग पर स्ट्रिंग बना लेते हैं हम। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बना ली। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना चला जाएगा, ये 15 पे पहुंच जाएगा आपके पास। ये 15 पे पहुंचा दिया इसको। तो सर इसको बना रहा हूं ना मैं, इसको बनाएंगे तो 15 पे पहुंचा दिया। अच्छा 15 पे 2 mm के हिसाब से बना दिया, ऐसे 2 mm ऐसे बना दिया आपने। कहां तक, 25 तक। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका नाम कुछ ए वेव है, इसका नाम बी वेव है। सबसे पहले बी वेव को बनाया, तो बी वेव कहां पे, 15 पे, और इधर आपके पास में 25 पे, बीच में आ गया 20। अच्छा अब इस वाले वेव को देखते हैं। ये वाली वेव कितना आगे चली जाएगी आपके पास में 2 सेकंड में, ये भी आपके 10 मीटर आगे चली जाएगी, तो ये 20 पे पहुंच जाएगी आपके पास। ये वाली वेव कुछ ऐसी बनेगी 1 mm। और खत्म कहां पे होगी, ये 20 पे चली जाएगी, तो इसका एंड रहेगा 10 पे आपके पास। यहाँ पे 10 पे एंड है इसका, ऐसा बना दिया आपने। दिस इज वेव बी एंड दिस इज वेव ए। समझ में आ रही है बात। पर यार अब आप देखिए कितने रीजन में इंटरफेरेंस, इतने रीजन में इंटरफेरेंस है, इधर इंटरफेरेंस नहीं है, इधर इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर मैं पूछूंगा इस वाले रीजन के अंदर किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा, सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इस वाले में सिर्फ, मतलब अगर आप देखिए इस वाले रीजन में सिर्फ बी वाली वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा, ए वाले में सिर्फ एक, इस वाले रीजन में आपके पास ए की वजह से आएगा, और यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा। तो देखिए वेव फॉर्म, फाइनल वेव फॉर्म कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा आपके पास। इतने रीजन में सिर्फ बी वाली वेव बना दो और इतने रीजन में सिर्फ ए वाली वेव बना दो, बिकॉज यहाँ पे इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा। सिर्फ इंटरफेरेंस किसके बीच में रहा, 50 से 20 के बीच में। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये कितना था 1 mm, ये कितना 2 mm, नेट कितना बचा 3 mm। ये कुछ ऐसा बनेगा, बात समझ में आ रही। ये हाइट आपके पास में 1 mm, दिस हाइट इज 2 mm एंड दिस कंप्लीट हाइट इज 3 mm। क्लियर है कहानी। तो ये एक्चुअल वेव फॉर्म है, ये वाला एक्चुअल वेव फॉर्म है। तो आपके पास में कुछ रंगीन कलर होंगे, को डिफरेंट कलर से आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। ये वाला एक्चुअल वेव फॉर्म है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगा रहे हैं। सबसे पहले एक वेव की वजह से लिखते हैं, फिर दूसरी वजह से लिखते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं जहां जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये था बच्चों एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। सिंपल सी कहानी यार, मुझे लगता है आप इसे फंसे होंगे, आप बहुत आसानी से इसको कर भी पाए होंगे। अभी हम बात करते हैं एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो t इज इक्वल टू 3 को सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव बना दो, ऐसे रस्सी बना दो, बना दिया। ठीक है जी, अब देखते हैं, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, ऊपर से पूछते हैं भाई 3 सेकंड के बाद में तू कहां पे है। 3 सेकंड बाद 15 मिनट डिस्टेंस करेगा, 5, 10, 15। तो ये वाली वेव शुरू होगी 10 पे, ये वाली वेव 10 पे आ जाएगी और इसका जो एंड होगा वो आ जाएगा 20 पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपके पास में आएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे ऐसे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। इसको बना दिया ऐसे, कितना 2 मीटर, 2 mm। दिस इज 2 mm, दिस सेपरेशन इज 2 mm। ठीक है, अगर हम इसको देखें ये कितना चलेगा 3 सेकंड 15 मीटर, तो 5, 10, 15, ये कहां पहुंच गया 25 पे। सही है भाई, तो ये यहां पे पहुंचा दिया इसको 25 पे। 25 पे ये देखिए 15, 5, 10, 15, 25 से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा, 15 पे शुरू होगा। यहां पे ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास,
ऐसा बना दिया आपने, सही है। इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट 2 mm, ये कितना है 1 mm। अब आप फाइनल वेव देखिए कौन से रीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है, 15 से 20 के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं हो, सिर्फ 15 और 20 के बीच में। तो फाइनल वेव कैसी बनेगी, यहां तक सिर्फ इसकी वजह से बनेगा। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला आपके पास 1 mm, 2 mm, टोटल कितना होगा 3 mm होगा, 3 mm बना दिया ऐसे। और यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे बन गई कहानी, ऐसी वेव बन गई। सिंपल है ना, मजेदार खेल की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगे जरा कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे ड्राइंग सीख रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं यार, बहुत ही आसान चीज है ये। तो ये था आपके पास में एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो फाइनल वेव बना पाया, आसान था ना ये। तो कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, आपसे पूछ लेगा फाइनल वेव फॉर्म कैसा है, तो आपको क्या करना है, पहले एक वेव को बनाना है, फिर दूसरे बनाना है, फिर दोनों को सुपर इम्पोज कर देना। क्लियर है। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इतने ही सवाल करेंगे जिसमें वेव फॉर्म बनाना होगा। कई बार हो सकता है ट्रायंगुलर शेप हो आपके पास में, एक ऐसा रेक्टेंगल शेप हो, तो दोनों को लेके आइएगा, अब दोनों को इंटरफेयर करवा दीजिएगा, तो जैसी वेव बनेगी वैसी बन जाएगी। ठीक है, छाप लीजिए। हमने देख लिया कि अगर जैसे दो वेव आपके यहाँ सुपर इम्पोज हो रही है या फिर इंटरफेयर कर रही है, तो कैसे वेव फॉर्म बनाते हैं वो हमने सीख लिया। उसमें जरूरी नहीं था दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में आए, हो सकता है दोनों सेम में आए, कैसे भी आए कुल मिला के आपको। जैसे मान लीजिए एक वेव यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से, ये केस हमने कर लिया। मे भी शायद दोनों वेव सेम डायरेक्शन से आपके पास में आ रही हो, तब भी हम जैसे करते वैसे ही करेंगे। दो वेव्स आपके पास में होगी तो पहले एक को ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे को ड्रॉ करेंगे, फिर दोनों सुपर पोजिशन बनाएंगे। उसमें कैसा भी होता है, कोई भी डायरेक्शन से आ रही है, वो मैटर नहीं करता। अब हम इंटरफेरेंस का एक स्पेशल केस कर रहे हैं। इंटरफेरेंस का स्पेशल केस है, मतलब इंटरफेरेंस ब्रॉड इंटरफेरेंस हम देख चुके हैं, अभी दो वेव्स आएगी इंटरफेयर करेगी। अब इंटरफेरेंस में हम एक स्पेशल केस कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात यह कि ये वाली चीज आपसे पूछी गई है कई बार आपके नीट के प्रीवियस ईयर्स में ना, तो इस बार चीज को ढंग से देखिएगा और थोड़ा सा आपको मतलब सोचना पड़ेगा। ऐसा हल्का नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जितना पहले वाला पार्ट हल्का था उतना हल्का नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, तो आप फोकस रहिएगा अगले 10-15 मिनट तक। तो हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास में हेडिंग अगर आप देखेंगे तो हम बात करें इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब अगर कोई दो वेव्स है और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तब हम उसे कैसे लिखेंगे। तो ये वेव फॉर्म बनाना हमने सीख लिया, पर हमेशा वेव फॉर्म नहीं गिवन रहता। कई बार इक्वेशंस गिवन रहती है कि एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, अब बताइए, तब दोनों इक्वेशन जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़े कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं। तो इस वाले केस को कब लगाना है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कब लगाना है, क्या सेम होना चाहिए, ओमेगा के एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव शुड सेम। ये कब लगाना है, आप जिन वेव्स के इंटरफेरेंस की बात करेंगे उनका ओमेगा के और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके से कर पाएंगे जो अभी हम कर रहे हैं। तो स्पेशल केस है, सब इंटरफेरेंस में नहीं रहेगा, सिर्फ उन्हीं वेव्स के इंटरफेरेंस में रहेगा जिनका ओमेगा सेम हो, के सेम हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो, सेम हो। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये बात आप खतरा करके मेंशन कर लीजिए। ये जो अभी हम पढ़ेंगे उसको हम फेजर बोलते हैं, वो तभी लगाना है जब क्या क्या सेम हो, आपके पास में इसका ओमेगा सेम हो, के सेम हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपने यार सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम पढ़ा होगा ना, मतलब डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं तो आइडिया नहीं रहता है किसने क्या पढ़ा है। तो अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ, मतलब दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम अगर आपने पढ़ा होगा, तो वैसा ही सेम यहाँ पे अगर वो आपने पढ़ा हो तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा हो तो बेसिकली पढ़ा रहा हूं मैं वापस, आपको जैसे सही लगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये किस में रहेगा, उन्हीं में रहेगा जिसमें ओमेगा के और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो। अब मैं बता रहा हूं, मान लीजिए एक वेव है आपके पास में y1, एक वेव है y1, उसका डिस्प्लेसमेंट है और वो क्या है, दैट इज a1 sin ओमेगा t माइनस kx। एक वेव ऐसी है आपके पास, एक ये वाली वेव थी, दूसरी वेव आपने लिखा y2, उसका m2 डिफरेंट हो सकता है क्या, m2 डिफरेंट हो सकता है दूसरी वेव का, हाँ हो सकता है, m2 कहीं कोई बात नहीं है, तो m2 लिख दिया a2 sin। क्या इसका ओमेगा डिफरेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो मैंने लिखा ओमेगा टी। मेरे पास प्लस के एक्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिकॉज़ डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। तो क्या बन जाएगा इसमें प्लस, सॉरी दैट इज माइनस के एक्स प्लस 5। ये आपके पास पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी। अगर आप यहां पे देखेंगे वाई नेट, आप इन दोनों को सुपर इंपोज कर रहे हैं, ये इन दोनों के सुपर पोजिशन से बनने वाली वेव है। ये अपने आप में अलग वेव है, ये अपने आप में अलग वेव है। अब आपको बोले इन दोनों का आप इंटरफेरेंस करवा दो, इन दोनों इंटरफेरेंस करवा दो। तो मैंने बोला इंटरफेरेंस चाहे कैसा भी हो, ओमेगा सेम हो, डिफरेंट हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वाई नेट तो हमेशा y1 प्लस y2 होता है। ये तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से हमने पढ़ा है कि इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट देखा तो y1, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट देखा तो y2, तो नेट कितना हो y1 प्लस y2।
अभी तक तो आप ये वाला एक्सप्रेशन तो आप कभी भी लिख सकते हैं। मान लीजिएगा आपको y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ये कभी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कभी भी लिख सकते हैं। पर यार इन दोनों को जोड़ना अपने आप में बड़ा खेल है ना। y नेट क्या बन जाएगा आपके पास में, y1 का एक्सप्रेशन लिखो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पहले वाले को लिखा। y2 क्या होगा आपके पास में a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब इन दोनों को जोड़ के नई इक्वेशन लिखना अपने आप में बड़ी बात है। यहां तक ऐसा कुछ नहीं किया हमने कि ये वाली कंडीशन यूज हुई, अभी तक कहीं कोई कंडीशन यूज नहीं, ये वाला सब वेव के लिए किया जा सकता है। इतना प्रोसेस यहां तक टिल दिस, मतलब ये सबके लिए किया जा सकता है। दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड फॉर एनी टू वेव, फॉर एनी टू वेव। यहां तक का प्रोसीजर आपके पास में y1 प्लस y2। अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत आ गया भाई साहब इसको जोड़े कैसे, इसको जोड़ के एक इक्वेशन लिखे कैसे। तो हमने क्या है बोला, दिक्कत क्या क्या दिक्कत आ रही है सर, इन दोनों को जोड़ना आता नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू ऐड, आई डोंट नो हाउ टू ऐड दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन। भाई साहब मैं मुझे भी बताओ, आपको नहीं आता तो ऐसे नहीं, जेई वाले बच्चे भी इसको जोड़ के देखते नहीं, वो भी भाई पूरा खोलना पड़ता है सर, इनको बहुत दिक्कत वाली बात है। अब इसका एक जुगाड़ है, अब इसका जो y नेट लिखना है इसका एक जुगाड़ है। तो मास्टर ने बोला, मास्टर ने तेरी हेल्प की, मास्टर तुझे क्या क्या दिया, एक जुगाड़ दिया मास्टर ने क्या दिया बच्चे को, एक जुगाड़ दिया। जुगाड़ का नाम क्या है, फेजर। जुगाड़ का नाम क्या है, फेजर। मैं आपको फेजर मेथड सिखाऊंगा, उससे आप इन दोनों को जोड़ के उसके y नेट लिख सकते हैं। अरे बात समझ में आ गई भाई साहब, आप नहीं जानते कैसे जोड़ते हैं, तो मैं बोलते हैं एक तरीका होता है साइन को खोल लो, कोस को खोल, बस साइन a माइनस बी है, वो भी साइन a माइनस बी है, वो तो खोल लो। पर भाई साहब इतना गणित अपने बस का नहीं है, आपके बस क्या, जेई वाले बच्चे भी ऐसे नहीं करते हैं उसको। तो हमें समझ में आ गया, दिक्कत ये है कि मुझे इनको जोड़ना आता नहीं है। तो अब मास्टर ने बोला मैं तुझे ज्ञान देता हूं, वो ज्ञान है जुगाड़, और उस जुगाड़ का नाम क्या है, फेजर। और ये फेजर मेथड सिर्फ कब लगेगा, ये तभी लगेगा जब ओमेगा की और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो। दिस फेजर मेथड can only be applied when omega k and direction of motion are same। अरे समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, चमक गया, ठीक है। अब कैसे लगाते हैं फेजर, अब आइए मैं आपको फेजर सिखाता हूं। फेजर अगर आपने एसएचएम में पढ़ा है, मतलब अगर आप बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, तो वहां पे भी आपको सिखाया गया होगा, पर मैं वापस बता रहा हूं आपको। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फेजर मेथड। ये फेजर मेथड क्यों लेके आए आप, इस फेजर मेथड की क्या जरूरत है हमें, बाइनरी को जोड़ नहीं पाएगा। और तेरे पास जो सवाल आएगा ना, जो नीट में सवाल दिखेगा, तो कई बार ऐसा सवाल आया, एक इक्वेशन दी दूसरी इक्वेशन दे दी, अब पूछ रहा है बताइए इन दोनों की वजह से नई इक्वेशन बनेगी, वो क्या है। हाँ बोले नई इक्वेशन नहीं है भाई, ये इक्वेशन नहीं, इसको एक फॉर्मेट में लेके आ। मतलब ऐसा नहीं मैं दोनों जोड़ के कुछ नया रिजल्ट बन रहा होगा ना, ए नेट बन रहा होगा साइन ओमेगा टी बाई स्क्वायर प्लस 5 डैश, कुछ नया बन रहा होगा, वो लिखना है हमें। अब देख, ये फेजर एक जुगाड़ है, फेजर एक जुगाड़ है, प्योर जुगाड़ है इस गणित को आसान बनाने का। दिस फेजर इज ए जुगाड़, ताकि हम इस गणित को क्या कर सके, आसान बना सके। अब कैसे आसान बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसने बोला फेजर तभी लगेगा जब क्या क्या सेम हो, ओमेगा सेम हो, के सेम हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो। तो सब सेम है, चेक कर लिया, हाँ सब सेम है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले क्या कीजिए, जिसका फेज सबसे कम है उसको नोट करो, जिसका फेज सबसे कम है, जिसका इनिशियल फेज सबसे कम है। तो इसका इनिशियल फेज कितना है, 0। इसका इनिशियल फेज कितना है, 5। सबसे कम मतलब जो आपको कम आपको लग रहा है जिसका फेज, उसको आप देख लो, इसका फेज मुझे कम लग रहा है, तो सबसे पहले उसको रेफरेंस ड्रॉ कर लो। आपने इसको बना दिया कि सर इसका फेज सबसे कम था, तो इसके एम्पलीट्यूड को यहां पे बना दिया ऐसे A1। बात समझ में आ रही है, जिसका फेज सबसे कम लग रहा है आपको, उसको आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। फिर अब मैं आपसे पूछूं कि इसका फेज तो था 0, इसका इनिशियल फेज कितना है, 5। इसका इनिशियल फेज कितना है, 5। अच्छा, अगर इसका इनिशियल फेज 5 है आपके पास में, तो आप मुझे ये बताइए कि ये इसका फेज ज्यादा हुआ इनिशियल फेज, या इसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ, 5 ज्यादा हुआ। अरे समझ में आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, फेज ऑफ दिस वेव इज ग्रेटर देन, फेज ऑफ दिस वेव इज 5 एंगल ग्रेटर देन दिस वेव।
इसका जो फेज है वो इस वाली वेव के फेज से फाई एंगल ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बोलूं इनिशियल फेज, हमने यहां पे क्या बात लिखी, इनिशियल फेज ऑफ, इसका नाम कुछ ऑफ वेव y2, ऑफ वेव y2 लीड बाय एंगल फाई फ्रॉम वेव y1। भाई साहब इसका फेज ज्यादा है, इसका फेज का, मैं तो बोल सकता हूं भाई साहब इसका फेज लीड कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर घट रहा होता बोलते लैग कर रहा है, लीड लैग, लीड लैग, दो वर्ड है आपके पास में, लीड और एक होता है लैग। लीड का मतलब क्या हो गया आपके पास में, लीड का मतलब हो गया ज्यादा है, अगर ज्यादा होगा तो आप बोलेंगे लीड, लीड का मतलब हो गया ज्यादा, और लैग का मतलब क्या हो गया आपके पास में, कम। दिस इज मोर, दिस इज लेस, अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पाते दिस इज मोर, दिस इज लेस। अरे समझ में आ गया? लीड समझ में आता है, अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पाते फिर लीड समझ में ही आता होगा आपको, लीड और लैग का मतलब क्या है। लीड समझ में आ गया, लीड मतलब ज्यादा, लैग मतलब कम। तो आपको क्या दिखाई दिया कि भाई साहब इस वाली वेव का जो फेज है वो इससे कितना ज्यादा है, फाई ज्यादा है। अच्छा, अब लीड कैसे बनाते हैं? लीड बनता है एंटी क्लॉकवाइज। लीड कैसे बनता है? एसीडब्ल्यू, एसीडब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनाना है लीड। और लैग कैसे बनाते हैं? क्लॉकवाइज बनाते हैं। क्या है सर ये, इसको थोड़ा बताऊंगा, अभी थोड़ा समझ रहे एक बार। लीड क्या है, लीड कैसे शो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। लैग कैसे शो करते हैं, क्लॉकवाइज। अब आप सुनिए, मैंने बोला तेरे को मैं बनाता हूं, A1 बना दिया, मैंने माना कि A1 रेफरेंस लाइन है, A को A1 का रेफरेंस मान लिया, तो A2 का जो फेज है वो A1 से फाई ज्यादा है। और अगर A2 का फेज A1 से फाई ज्यादा है तो फाई लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लीड कर रहा है। फाई क्या क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है। तो अगर वो लीड कर रहा है तो लीड को कैसे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। तो अगर मैं A2 को बनाऊं तो A2 को तो ऐसे नहीं बना सकता, अगर A2 को ऐसे बनाता इसका मतलब A1 और A2 का सेम फेज है, सेम फेज नहीं है। A2 लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है या तो ऊपर बनाना पड़ेगा फिर नीचे बनाना पड़ेगा। अब मैंने पूछा भाई कैसे बनाना है, तो लीड करता है, लीड करते तो कैसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है ना आपके पास में, घड़ी ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है। तो अगर आपको लीड करता हो दूसरा बनाना है तो उसको ऐसे बनाना पड़ेगा, और अगर लैग कर रहा हो नीचे बनाना पड़ता है। समझ में आया? तो मैंने बोला कि इससे लीड करते हुए ऐसे बना देता हूं मैं, इसका नाम क्या है, A2। दिस इज A2। और कितना एंगल लीड कर रहा है, कुछ फाई एंगल लीड कर रहा है। क्लियर? तो यहां पे ये जो बनेगा आपके पास में, दिस विल बी A नेट, दिस विल बी A नेट। सर ये क्या है, जो इन दोनों से मिलकर जो रिजल्टेंट वेव बन रही होगी, इन दोनों से मिलकर जो रिजल्टेंट वेव बन रही होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये वाला एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाई है आपके पास, तो A नेट कितना बनेगा आपके पास में, A नेट बनेगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस फाई। क्लियर है ये? दैट इज A नेट इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। अच्छा ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है हमें। अब देखिए आगे, अगर आप देखें ये वाला जो एंगल है ये है आपके पास में नेट वाली वेव, ये है नेट वाली, ये है पहले वाली वेव, ये दूसरे वाली वेव, ये नेट वाली वेव है। तो आपको नेट वाली वेव का एम्पलीट्यूड मिल गया। अच्छा अब आप बताइए, नेट वाली वेव इससे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, इससे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो आप क्या बोलेंगे, जो नेट वाली वेव है उसका जो फेज है वो A1 से कितना ज्यादा है, थीटा ज्यादा है। भाई अगर ये ऐसे थीटा एंगल बना तो A नेट किस तरफ बना, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, सर A नेट का और A1 का, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, थीटा। तो अगर मैं बोलूं फेज डिफरेंस बिटवीन y नेट एंड y1, ये किसको शो कर रहा है, y1 को, ये किसको शो कर रहा है, y नेट को, वो कितना है आपके पास, दैट इज इक्वल टू थीटा। और थीटा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है आपके पास। तो अगर आप y नेट लिखेंगे, y नेट, तो y नेट क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले A नेट लिखा, क्योंकि जो नेट बन रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, A नेट होगा। तो हमने ये यहां से पहले A नेट निकालेंगे, फिर इसको यहाँ पे A नेट को लिखेंगे। फिर देखिए, फिर आप A1 का इक्वेशन लिखिए, मतलब फिर आप फेज कैसे लिखूंगा मैं, इसका बीच वाला पार्ट कैसे लिखूं। तो ये ओमेगा टी और के तो सेम ही रहेगा, बिकॉज जो रिजल्टेंट वेव रहेगी उसका ओमेगा और के नहीं बदलेगा, बिकॉज अगर इन दोनों में सेम है तो फाइनल भी ऐसे ही आएगा आपके पास। तो ये सेम का सेम बना दिया आपने, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पर अब इनिशियल फेज लिखना है, अब क्या लिखना है बच्चों, इनिशियल फेज। अच्छा इनिशियल फेज कैसे लिखूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो A नेट का फेज है वो A1 से कितना थीटा ज्यादा, A1 का जो A नेट का जो इनिशियल फेज है आपके पास वो A1 से कितना थीटा ज्यादा। तो A1 का इनिशियल फेज कितना था, 0। तो सबसे पहले अपने A1 का इनिशियल फेज लिखा, दैट इज 0।
अब उसमें कितना ऐड कर दिया, थीटा ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज तरफ की था ना, इस वजह से लीड कर रहा है। अगर ये इन्हें नीचे की तरफ ऐसे होता तो फिर क्लॉकवाइज होता, फिर हम उसे लैग बोलते। क्लियर है? तो वाई नेट का जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा दैट इज ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये इन दोनों की रिजल्टेंट इक्वेशन है। आपसे जब सवाल देता है तो ये इक्वेशन देगा, ये इक्वेशन देगा और ये वाली पूछेगा। तो आपको इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप दोनों में से जिसका फेस कम है उसको रेफरेंस साइन मान लीजिए। आपने इसको रेफरेंस मान लिया। अगर इसका कोई 30 डिग्री होता मान लीजिए इसका फेस, तब भी मैं इसको ऐसे ही बनाता, ऐसे ही बनाता, ऐसा नहीं कि नीचे ऊपर बनाता। इसको रेफरेंस मानना है, जिसका कम है उसको क्या मानना है, रेफरेंस मानना है। इसको बना दिया 30 डिग्री। अब देखिए वैसे दूसरा वाला उससे कितना लीड कर रहा है। अच्छा, दूसरा वाला फाई लीड कर रहा है तो ऐसे बना दिया, और ये आपके पास में ए नेट बन गया। अब देखिए ए नेट कितना आता है, हमने वेक्टर में पढ़ा है, दोनों के बीच में एंगल है फाई, तो ए नेट आता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तो आप देख लीजिएगा ना, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, अच्छा मुझे पता नहीं अब दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं इसको। ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। डन। अच्छा, ये ए नेट आ गया। अब जो फाइनल वेव होगी वो कैसे लिखी जाएगी, दैट इज ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एक फेज आएगा। तो मैंने लिखा वाई नेट को ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, अब कुछ फेज आएगा। फेज कैसे लिखूं, यहां तक लिख पाएंगे ना, इसके आगे देखते हैं। मैंने बोला कि ए नेट का जो फेज है वो a1 से थीटा ज्यादा है, तो सबसे पहले a1 का फेज देखा, a1 का फेज तो 0 था, तो आपने यहां पे 0 लिखा, जैसे फेज ऑफ a1 प्लस इसमें क्या कर दिया, थीटा कर दिया। तो फाइनल इक्वेशन ये बन गई। अब यहां से आप थीटा भी निकाल सकते हैं ना, यहां से थीटा कैसे निकालेंगे आप लिखेंगे सर tan थीटा, जो आपके पास में आएगा tan थीटा क्या आएगा, दिस हाइट दैट इज a2 sin फाई, a2 sin फाई, दिस tan थीटा इज इक्वल टू a2 sin फाई डिवाइड बाय a2 sin फाई डिवाइड बाय, नीचे क्या बने आपके पास में a1 प्लस a2 cos फाई। यही बनेगा ना, दिस इज परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर बनेगा a2 sin फाई और बेस बनेगा a1 प्लस a2 cos फाई। तो ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। तो ये बेसिक प्रोसेस था। अब आपने कुछ सवाल करते हैं इसके, उससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी ना, उससे आप चीजों को समझ पाएंगे। छाप लीजिए अपना। हाय बच्चों, जो आपने सीखा था अभी, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आया है। तो आपको दो इक्वेशंस दी गई है y1 और y2, और आपसे पूछा गया बताइए y नेट की इक्वेशन क्या होगी। क्लियर? एक बार आप, पहली बार है आपके लिए तो शायद आपने थ्योरी से जितना आप कर पाए उतना करिए, फिर डिस्कस करिए। एक बार आपको खुद से ट्राई करना चाहिए ना, एक बार इसको एक बार ट्राई करिए आप इसको। हाँ भी हुआ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, जो वाई नेट का एक्सप्रेशन मेरे पास निकल के आएगा, वाई नेट वो मेरे पास में आएगा दैट इज y1 प्लस y2 आएगा। तो मैं लिखा वाई नेट कितना आ जाएगा, y1 की वैल्यू पुट की, तो y1 की वैल्यू ये एक्सप्रेशन है दैट इज 3mm साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, दूसरे वाली लिखी ये वाली इक्वेशन दैट इज 4mm साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है आपके पास। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ते वक्त मैं क्या फेजर मेथड यूज कर सकता हूं क्या? तो फेजर मेथड यूज करने की क्या क्या कंडीशन होती है, ओमेगा सेम होना चाहिए, हाँ इसका ओमेगा सेम है, के सेम होना चाहिए, के भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो मैंने बोला here we can use फेजर मेथड बिकॉज क्या क्या रीजन है, ओमेगा के एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज सेम। इतना सही है। अब आइए फेजर पे चलते हैं। मैंने बोला सबसे कम फेज किसका दिखाई दे रहा है आपको दोनों में से, मतलब किसको रेफरेंस मानना अच्छा रहेगा, इसको रेफरेंस मान लें, इसका फेज 0 है तो इसको रेफरेंस मान लिया, इसको रेफरेंस माना तो इसका a1 बना दिया, यहाँ पे से कुछ बना दिया a1 आपने, तो ये a1 हो गया आपके पास में कितना 3mm, ये आपने रेफरेंस मान लिया, मतलब इस वाले को आपने रेफरेंस मान लिया, ये वाली आपके पास रेफरेंस वाली वेव बन गई। ठीक है,
A2 देखता हूं, ये है A2, ये A1 था, ये A2 है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। अब A2 को बनाना है। अब आप बताइए Y1 वेव का और Y2 वेव का दोनों का सेम फेज है क्या? नहीं, दोनों का फेज सेम नहीं है। Y2 वेव का फेज π/2 ज्यादा है, Y2 वेव का फेज π/2 ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला, वेव Y2 लीड्स बाय एंगल π/2 फ्रॉम Y1। तो ये हमें देख के ऑब्जर्व हुआ, हमने इक्वेशन को पढ़ा, इक्वेशन से हमें समझ में आया। अच्छा, अगर लीड करते हैं तो लीड कैसा बनता है? लीड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज बनता है लीड, हमने पहले देखा था। लैग क्या बनता है? क्लॉकवाइज। लीड कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यार कितना लीड कर रहा है? π/2 लीड कर रहा है। तो इससे जैसे ये यहां पे है तो π/2 या तो यहां बनेगा या फिर नीचे बनेगा। कहां बनाऊं बताओ? ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ? तो आप क्या बनेंगे सर? लीड कर रहा है, लीड करना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनाओ। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा ना आपके पास, तो आपने इसको Y2 को आप ऐसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बना दिया। अच्छा, इसका A2 देखा तो A2 कितना आया? 4 mm आया। फिर आपने इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो ये आएगा A net, दिस इज बिकम A net। क्लियर? अब आप बताइए A net कितना आएगा? ये 3 है, ये 4 है, तो A net 5 आएगा। तब चाहे आप बेसिक एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। A net आता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। अच्छा, अभी फाई है क्या? फाई है फेज डिफरेंस, फाई है इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस। तो चाहे आप सीधा भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कभी मोस्टली केसेस में तो A net ही पूछा था, अगर A net के पूछे तो इतना आप इसमें फेजर वेजर नहीं फंसना था, सीधा कर सकते हैं। दैट इज वो फॉर्मूला लगा दीजिए, फाई वहां पे इनिशियल फेज डिफरेंस होता है, वैसे भी हो जाएगा। तो इनिशियल फेज डिफरेंस का π/2, इसका 0, तो इनिशियल फेज डिफरेंस आ गया π/2। पर थोड़ी फील कम आती है, इस वजह से हमने इसको बेसिक से पूरा किया है। तो यहां से अगर आप पुट करेंगे तो A net का एक्सप्रेशन कितना आएगा आपके पास? A net आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 3 4 और एक 0 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 5 mm आ जाएगा आपके पास। तो A net की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 mm। क्लियर? अच्छा, ये वाला एंगल देख लेता हूं। ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा कितना आएगा आपके पास? थीटा अब की बार आ रहा है 4 डिवाइड बाय 3। tan थीटा कितना आ रहा है? 4 डिवाइड बाय 3। थीटा कितना आ गया? 53 डिग्री। थीटा कितना है बच्चों? 53 डिग्री। अगर हम इक्वेशन लिखे y net की, तो y net की इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास? देखिए A net साइन, ये बीच में टर्म सेम की सेम, ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो तो बदलेगा ही नहीं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एक नया तो थीटा एंगल आ जाएगा आपके पास। थीटा क्या शो कर रहा है? थीटा ये शो करेगा भाई साहब कि आपने इसको रेफरेंस लिया ना, A1 को रेफरेंस लिया, तो A1 से y net कितना लीड कर रहा है? ये लीड कर रहा है, लीड कर रहा है बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब ऐसे थीटा एंगल लीड कर रहा है। तो जो आप y net की इक्वेशन लिखेंगे तो y net की इक्वेशन बनेगी आपके पास, इट इज 5 mm साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये वाला जो एंगल है दैट इज 53 डिग्री। 53 डिग्री लिखे, रेडियन में कन्वर्ट करने को दिक्कत है इसको। तो ये आपके पास में जवाब होगा। अब आपसे सवाल में क्या क्या पूछ सकता है? या तो पूरी इक्वेशन पूछ लेगा, या फिर हो सकता है वो सिर्फ A net पूछे आपके पास में। तो अगर आपके पास में A net पूछे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको कम टाइम में करना होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। हमने पहले लिखा था पर वहां पे ये नहीं लिखा था, फाई इज इनिशियल फेज डिफरेंस, फाई इज इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके पास में इक्वेशन आ गया, आप इससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दो चीज पूछ सकते हैं, या A net पूछ लेगा या फिर फाइनल जो फेज आएगा वेव का वो पूछ लेगा। इन दोनों में से कुछ एक चीज पूछ लेगा। क्लियर? छाप लीजिए। आपको प्रैक्टिस के लिए वैसा ही एक सवाल दिया गया, थोड़ा सा वेरिएशन है, वो आप लास्ट में गलती करें तब आप सीखेंगे उससे। देखते हैं क्या पता आप सही कर दें इसको। ये आपके पास में दो वेव्स है Y1 और Y2, और आपको बोला गया y net की इक्वेशन बताइए, फटाफट करके बताइए ना इसको। तो मैं पहले बता रहा हूँ आपके हो सकता है नीट में सिर्फ A net ही पूछे, या फिर ये पूछे भाई जो फाइनल वेव बनना है उसका इनिशियल फेज कितना, तो कुछ भी, या फिर पूरी इक्वेशन पूछ ले। तो अपने पूरी इक्वेशन निकाले, इसमें जो नीट को पूछना हो वो पूछ लेगा, अपने पूरे के लिए तैयार रहते हैं। करिए बच्चों इसको। अभी हुआ? तब वो y net आएगा मेरे पास है y1 प्लस y2। y net कितना आएगा मेरे पास? दैट इज y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 आ जाएगी 3 mm साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/6, और ये एक एक्सप्रेशन आ गया प्लस 4 mm साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2 π/3।
ये तो एंगल है पे 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री, क्योंकि लोगों को डिग्री में ज्यादा फील आती है। अब देखिए यार, अब आपको जोड़ना है, जोड़ने के लिए फेजर यूज कर सकते हैं क्या? फेजर यूज करने की कंडीशन है दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए, है के सेम होना चाहिए, है दोनों के बीच में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है सेम होना चाहिए, वो भी है, तीनों चीजें सही है आपके पास। तो बनाते हैं ये, जैसे मैंने A1 बनाया, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इसको रेफरेंस मान लिया, तो बनाया 3 mm। अब ऐसा नहीं है 30 डिग्री के ऊपर बना दें, नहीं, हमने इसको रेफरेंस मान लिया, तो 30 डिग्री आपके पास में रेफरेंस साइन होगी, ऐसे बना दिया आपने ना, ये A1 हो गया आपके पास में। अब देखिए A2 के लिए, A2 का एम्पलीट्यूड कितना है 4 mm है। अच्छा ये कितना लीड कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे Y2 लीड्स Y1 बाय कितना एंगल है, इसका इनिशियल फेज कितना है 2π/3, उसका कितना है π/6, तो कितना है आपके पास, इट इज π/2, तो वही बात बन गई। तो A2 ऐसा बन गया आपके पास में, A2 कितना आ गया 4 mm, समझ में आ रहा है? इसका जब 53 और 60 वो फर्क नहीं, हमने रेफरेंस मान लिया। अब जो दूसरी बार लिखेगा, आप डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना लीड कर रहा है इससे, तो लीड क्या होता है, दिस माइनस दिस, तो वो देखा दैट इज π/2, आपने बना दिया यहाँ पे, दिस एक्सप्रेशन इज A नेट, तो A नेट की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 mm आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा A नेट अगर 5 mm आ गया, तो अगर आप Y नेट की इक्वेशन लिखेंगे, तो Y नेट कितना आएगा आपके पास में, A नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ऐसा ऐसा कुछ लिखा जाएगा थीटा। अब आइए हम लिखते हैं, वाई नेट का एक्सप्रेशन आपके पास में आया, दैट इज ए नेट की वैल्यू है 5 mm साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस ये वाला एंगल कितना आएगा मेरे पास, दिस एंगल इज 53 डिग्री प्लस 53 डिग्री। ये किया क्या आपने, ऐसा आंसर आ रहा है क्या आपका? अगर ऐसा आ रहा है तो देख गलत है, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए वाई नेट के एक्सप्रेशन में अगर आप देखें, तो ए नेट लिखिए 5 mm, साइन लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा टी के एक्स की वैल्यू लिखिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह के एक्स आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं प्लस, अब इसमें क्या प्लस किया जाए। अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो ए नेट का फेज है वो A1 से कितना ज्यादा 53 ज्यादा है, ए नेट का फेज A1 से 53 एंगल ज्यादा है, पर A1 का भी फेज जीरो नहीं है ना, A1 का फेज कितना π/6, सर आप A1 का फेज लिखेंगे, तो आपने लिखा बिकॉज रेफरेंस A1 है। अब देखिए हम ये बता रहे थे A नेट का फेज A1 से 53 डिग्री ज्यादा है, तो सर A1 का लिखा, फिर आपने इसमें क्या कर दिया प्लस 53 डिग्री को ऐड कर दिया, समझ में? दिस इज करेक्ट। तो आपको ये मैंने पहले ही बताया था कि जो A नेट का फेज है वो A1 से 53 डिग्री ज्यादा है, तो यार आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि A1 का फेज कितना है, A1 का पहले फेज लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा जितना आ रहा है वो लिखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। एक और पॉइंट मेंशन कर लीजिए खतरा करके, कई बार क्या होता है, ये वाली इक्वेशन कोस में एक साइन में गिवन होती है, एक कोस में गिवन होती है। अगर एक साइन में एक कोस में गिवन है, तो पहले दोनों किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। आप साइन के हिसाब से कर रहे हैं तो आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा सारे ना, कहीं फंसेंगे नहीं। तो खतरा करके मेंशन कर लो एक पॉइंट। आपको सवाल, कई बार ऐसे सवाल आए हैं जिसमें एक इक्वेशन किस में गिवन होता है, कोस में, और एक किस में होता है, साइन में। अगर एक कोस में है और एक साइन में है, तो दोनों को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। क्लियर? तो ये बात खतरा करके मेंशन कर लो, यहां पे गलती हो सकती है क्या, कि बोथ इक्वेशंस शुड बी इन साइन फॉर्म, इन साइन फॉर्म। इफ नॉट देन कन्वर्ट इट, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन कोस में है तो कोस को साइन में बदलना आता है ना, आपको पता है भाई साहब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। या फिर आपके पास में कुछ अगर आप देखेंगे तो साइन की फॉर्म में है कोई इक्वेशन, तो आप बस साइन कोस को कन्वर्ट करना तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वहां से हम कर पाएंगे ना इसको। तो आप छाप लीजिए इतना, फिर अपने कुछ और देखते हैं इसके अंदर। जैसे जो मैं बात अभी कर रहा था वो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये डेमो दिखा देता हूँ। एक वेव ऐसे लिखी हुई है, एक वेव ऐसे लिखी हुई है, 3 mm साइन दिस इज कोस। अब पहले कोस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है अगर आप इस इक्वेशन जैसे कोई कोस थीटा लिखा हुआ है, कोस थीटा क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। कोस थीटा क्या लिखा जाता है, साइन 90 प्लस थीटा, तो आप ऐसे लिख देंगे तो बात बन जाएगी। तो इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, दैट इज 4 mm साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। अरे सही है, इसको ऐसे लिखेंगे तो बात बन गई। और इसको सोल्व करना आता है। ध्यान रखना भाई साहब, एक साइन में एक कोस में हो तो फेजर मत लगा देना, पहले दोनों को साइन में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? तो ये बात खतरा करके मेंशन कर रहे, एक साइन में एक कोस में डायरेक्टली फेजर नहीं लगाना, पहले साइन में कन्वर्ट करना है कोस वाले को। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोस थीटा लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस थीटा, तो लिख दिया, समझ में आ गया, इन दोनों फेजर π/2 है। तो फिर से पुराना सवाल है, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है।
तो ये क्लियर है बात, ठीक है। एक और सवाल लिख लेते हैं। हमने लिखा दैट इज y1 इज इक्वल टू 2mm साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस पाई बाई 3, क्लियर। फिर यहां पे ऐसे y2 लिखा आपने कुछ 1mm साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस पाई बाई 2। आपकी बात थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं, मैं थोड़ा है। तब आपको क्या बताना है, ए नेट बताना है, ए नेट एंड इनिशियल फेज ऑफ वाई नेट एंड इनिशियल फेज ऑफ वाई नेट। क्लियर। तो ये आपके पास होमवर्क में सवाल है, घर पे बैठे कर रहे हैं वैसे तो जो पहले वाला सवाल किया वो भी होमवर्क में, मतलब घर पे बैठे कर रहे थे, ये भी घर पे बैठे करना है, पर ये अपने डिस्कस नहीं करेंगे, ये अब आपको खुद को करना है और आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, लास्ट वाला, वो पूछा जाता है तो उसको आप सही ढंग से देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।